मेरे सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म, जो कि हम 1 से लेकर के 115 तक डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के जरूर देख लीजिएगा। हम लोग 115 से लेकर के 130 पर डे 15 बुकैप यानी कि 15 लिटरेरी टर्म को डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब 115 के बाद में 116 नंबर का, और ये सभी ऐसी लिटरेरी टर्म हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षा में पूछी गई, यानी कि प्रीवियस ईयर की। तो उन्होंने इसमें यह पूछा है कि ये गॉथिक नॉवेल क्या होता है। दी प्रोज गॉथिक नॉवेल डिनोट्स, ये किसको डिनोट करता है। मेरे दोस्तों, ये टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। अब इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। यानी कि ये जो गॉथिक नॉवेल होता है वो अ टाइप ऑफ प्रोज, एक प्रकार का प्रोज होता है, प्रोज फिक्शन होता है, विच हैज बीन सेट इन अ मिडिल एज, जिसको किसी मिडिल एज में सेट किया जाता है। अफिन सफेज्ड विद ग्लूमी कैसल, यानी कि एक भूतिया भवन होता है जिसमें ग्लूमी कैसल होता है। ग्लूमी कैसल का मतलब होता है जहां पर भूत बंगला कह लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक भूत बंगला होता है। तो वही चीज यहां पर दिखाई गई है कि भैया गॉथिक नॉवेल क्या होते हैं। गॉथिक नॉवेल एक प्रकार की ऐसे गॉथिक नॉवेल है जो मध्य युग में स्थापित की गई थी। अक्सर इसमें एक कैसा ग्लूमी कैसल होता है, भूतिया भवन होता है, के साथ इसकी सेटिंग की जाती है, ठीक है। मिडिल एजेस में स्थापित हुआ। अब गॉथिक नॉवेल को यहां से आप पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन कि गॉथिक नॉवेल डिनोट करता है अ टाइप ऑफ प्रोज, एक प्रकार के प्रोज फिक्शन को डिनोट करता है, विच हैज बीन सेट, जिसको सेट किया जाता है, जिसकी सेटिंग दिखाई जाती है मिडिल एजेस में, यानी कि सेट किया गया था इन द मिडिल एजेस का मतलब होता है मध्य युग में। अप इन प्राय सफेस्ड विद ग्लूमी कैसल, और ये ज्यादातर ये कहाँ होता है? ग्लूमी कैसल पर। इसका मतलब ये हुआ एक प्रकार का क्या है, गद्य उपन्यास जो मध्य युग में स्थापित किया गया है। अक्सर उदास महल के साथ इसका पर्याप्त होता है, सफेस्ट होता है। गॉथिक नॉवेल यूरोपियन रोमांटिक सिडो सिडो मेडिवल फिक्शन होता है। ये क्या होता है? गॉथिक नॉवेल यूरोपियन रोमांटिक सिडो मेडिवल फिक्शन हैविंग अ प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर। इसमें एक प्रकार का ऐसा एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी मिस्ट्री हो। अरे भूतिया फिल्में देख लेना, गॉथिक नॉवेल समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। इट इज कॉल्ड गॉथिक बिकॉज क्योंकि its imaginative impulse was drawn from a medieval building and ruins. Such novels commonly used as such settings as castles. तो देखो यहाँ पर क्या क्या गॉथिक नॉवेल, यानी कि गॉथिक नॉवेल का अर्थ ये है कि एक प्रकार का गद्य उपन्यास जो मध्य युग में स्थापित किया गया है। अक्सर इसमें ग्लोमी कैसल के साथ इसका जो है सेटिंग दिखाई जाती है, सेटिंग होती है, और इसके बैकग्राउंड कहानी चलती है अक्सर। और क्या होता है, जो गॉथिक नॉवेल होते हैं उसमें रहस्य, आतंक का प्रचलित वातावरण, यानी कि बहुत डरावना भय युक्त वातावरण जो होता है इसमें। और यूरोपीय रोमांटिक का जो छद्म मध्यकालीन उपन्यास होते हैं उसको भी जो है यूरोपियन रोमांटिक सिडो मेडिवल फिक्शन इसमें दिखाई जाती है। प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ मिस्ट्री एंड टेरर दिखाया जाए। इट इज कॉल्ड गोथिक बिकॉज, अच्छा ये गोथिक क्यों कहलाता है? क्योंकि इसका जो है कल्पनाशील आवेग मध्यकालीन इमारतों और खंडरों से लिया गया है। ऐसे उपन्यास आमतौर पर महल जैसी सेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसको गॉथिक इसलिए कहा गया था क्योंकि ये इमेजिनेटिव इम्पल्स वाज ड्रॉन फ्रॉम अ मेडिवल बिल्डिंग्स रुइन, जो खंडर नहीं होते थे उनसे इनको लिया गया है। और सच नॉवेल कॉमनली यूज्ड एज सेटिंग एंड एज अ कैस्टल्स, ठीक। तो ये गॉथिक नॉवेल था। गॉथिक नॉवेल के बाद में 117 की अगर हम बात करते हैं, एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज, प्रोज में कोई एक ऐसी शॉर्ट कंपोजिशन बताना है दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, परस्यूट्स अस टू एक्सेप्ट a thesis on okay any subject or simple entertain each। मतलब क्या हुआ इसमें,
इसमें मतलब ये हुआ कि गद्य में कोई भी लघु रचना जो किसी मामले पर चर्चा करने के उपक्रम करती है, यानी कि एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक टू डिस्कस अ मैटर एंड एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें मैटर को डिस्कस किया जाता है, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया जाता है, परस्यूड अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस एट एनी सब्जेक्ट ऑफ सिंपली एंटरटेन इज, क्या कहलाता है ये? तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? ए से कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ये शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज क्या कहलाता है? ए से। अब ये शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज अंडरटेक अ डिस्कस अ मैटर, जिसमें किसी मैटर को डिस्कस किया जाता है, किसी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया जाता है, परस्यूट्स अस टू एक्सेप्ट अ थीसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट और सिंपली एंटरटेन, ये क्या कहलाता है भैया? ए से कहलाता है। द वर्ड ए से ड्राइव्स फ्रॉम, और ये शब्द ए से कहां से आया? फ्रेंच वर्ड एसाई से आया है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, जिसका मतलब क्या होता है? टू ट्राई या टू अटेम्प्ट। इंपॉर्टेंट है, जिसका एसाई से, एक फ्रेंच वर्ड है एसाई, उससे ए से आया है, और जिसका मीनिंग होता है दोस्तों टू ट्राई या टू अटेम्प्ट करना। एन ए से इज अ शॉर्ट नॉन फिक्शन वर्क, और ये ध्यान बनाए रखना एक नॉन फिक्शन वर्क है अबाउट अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी भी पार्टिकुलर विषय में। द फादर ऑफ इंग्लिश ए से फ्रांसिस बेकन कहलाते हैं, वाइल जबकि फादर ऑफ ए से यानी कि फ्रेंच में माइकल डी मोंटेग्नी कहलाते हैं। ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 117 के बाद 118 नंबर पे जाइएगा। अगर हम 118 नंबर पे बात करते हैं तो देखो 118 में क्या है? Which of the following is not true? Okay, the term Nobel refer to, यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका सही नहीं है। जो द टर्म नोबेल रेफर टू, जिसको नोबेल रेफर करता हो, तो सी वाला ऑप्शन हमारा वो सही नहीं है। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। बाकी ए और बी और डी ये तीनों ही सही हैं। ए से क्या हो? नॉवेल क्या है? एक प्रोज फिक्शन है। अ प्रोज नरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड प्लॉट, जो पर प्रोज नरेटिव होता है उसमें एक कैरेक्टर्स भी होंगे और उसकी एक प्लॉट भी होगी। अ लिटरेरी फॉर्म दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेला, और ये नॉवेल जो है वो कहां से आया? इटालियन वर्ड नोवेले से ड्राइव किया है। तो इसमें क्या आर्टिटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि इसमें करंट सोशल प्रॉब्लम को जो है डिस्कस किया गया हो, बताया गया हो। तो सीधी सीधी बात आपको समझ आ गई होगी कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, उपन्यास के अर्थ में बताना है। तो ये एक प्रोज फिक्शन है, ये तो जानी मानी बात है, सबको पता है। और क्या पता है? ये गद्य कथा जिसमें पात्र और एक क्या होता है? कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये भी बात सबको पता है भैया। अच्छा, सामाजिक तीसरा पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। ये क्या कहता है कि जो वर्तमान सामाजिक समस्या पर एक प्रकार का ग्रंथ लिखा जाता है वो हमारा नॉवेल कहलाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, सी वाला क्या है? डी वाला क्या है? एक साहित्यिक रूप जो कि ड्राइव्ड हुआ इटालियन फॉर्म नोवेला से, ये बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट ट्रेटाइज ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब इसको पढ़ करके देख लो, थोड़ा सा पढ़ करके वही सब चीज लिखी है जो ऊपर हमने एक्सप्लेन की है। अब अगर हम बात करें 119 की, 119 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी के रूप में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। ये भी दोस्तों हमारा टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। तो अगर हम ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात करें तो कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये वाला हमारा करेक्ट नहीं है। कैसे करेक्ट नहीं है? ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? एक आत्मकथा होती है जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा खुद के जीवन के बारे में क्या करा जाता है? लिखा जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। अगर हम इसकी बात करें देखो तो ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड नरेटिव, अरे भैया ये नरेटिव से ही कनेक्टेड होती है। तो ये बोले कहे नेवर कनेक्टेड भी नरेटिव, जो कहानी को कहेगा, कहानी तो अपने बारे में ही सुनाएगा ना, तो ये हमेशा कनेक्टेड होती है। और इसमें कह रहा है कैन नेवर बी कनेक्टेड, तो इसीलिए ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब बी पॉइंट हमारा सही है। देखो ऑटोबायोग्राफी के बारे में क्या कहा गया है? ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी, एक कहानी होती है। पर्सनल लाइफ इज रिटन बाय डेड पर्सन, उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई खुद की कहानी को ही हम क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। मेमोर्स का मतलब होता है जो स्मृतियां होती, संस्मरण होता है। डील एट लीस्ट इन पार्ट विद पब्लिक इवेंट एंड नोटेड
personage other than the autobiography is a record of author's life। मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा, थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है इसलिए प्यार से समझ लीजिएगा चीजें। कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मेमोर्स होते हैं वो डील करते हैं, यानी कि कम से कम सार्वजनिक घटनाओं और लेखक के अलावा अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ काम करते हैं। ये जो जितना भी हमारा ऑटोबायोग्राफी होता है वो लेखक के जीवन का एक रिकॉर्ड होती है। ऑटोबायोग्राफी इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑथर्स लाइफ। और इसके बाद में सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज अ डिवाइस ऑफन यूज्ड इन अ नॉवेल। जरूर ध्यान बनाए रखना इस पॉइंट को, डी पॉइंट को जरूर ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड ध्यान बनाए रखना कि जो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी होती है एक प्रकार की नकली या आत्मकथा कह सकते हो, अक्सर उपन्यासों में उपयुक्त एक उपकरण होता है, एक प्रकार की डिवाइस होती है जो प्राय यूज की जाती है इन अ नॉवेल, एक नॉवेल में। ठीक है, चलो हमने क्या बताया, द स्टेटमेंट एन ऑटोबायोग्राफी कैन नेवर बी कनेक्टेड अ नरेटिव इज नॉट अ करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है। क्या करेक्ट है फिर, ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, ये बिल्कुल सही है। इट कैन मैनी फॉर्म द इंटीमेट राइटिंग मेड ड्यूरिंग लाइफ डेट टू बी नेवर। चलो इसको थोड़ा समझा देते हैं यार, जल्दबाजी कुछ भी नहीं, छोटा कर ले थोड़ा है? हाँ, कोई इतनी जल्दी नहीं है कि यार कहीं कोई ट्रेन छूटी जा रही है, समझ लो भाई। ऑटोबायोग्राफी क्या है, इज अ सेल्फ रिटन अकाउंट्स ऑफ वंस लाइफ है। इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, जैसे फ्रॉम द इंटीमेट राइटिंग मेड ड्यूरिंग लाइफ that were not necessarily intended of publication, including letter, diary, journals, memoirs, and reminiscences. Okay, to the formal book length autobiography। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब ये हुआ कि एक आत्मकथा किसी के जीवन का स्वयं का लिखित अकाउंट होता है, स्वयं के बारे में दी गई जानकारियों का अकाउंट होता है। यह जीवन के दौरान किए गए बहुत सारे लेखन के औपचारिक पुस्तक के रूप में, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, उनको एक पुस्तक के रूप में डायरी, जर्नल, मेमोर्स, रेमिनिसेंसेस, इनके रूप में एक फॉर्मल बुक लेंथ के रूप में इनको तैयार किया जाता है। वही हमारी क्या होती है, एक ऑटोबायोग्राफी होती है। अगला 120 नंबर पे अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ओड। इनमें से कौन सा एक ओड का फॉर्म नहीं है। ये भी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। तो देखो पिंडारिक ओड होता है, होरेशियन ओड होता है, इरेगुलर ओड होता है, लेकिन जोकोबियन एज होती है। जोकोबियन एज है, एक युग का नाम है, तो ये सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, जोकोबियन क्या है, एक एरा है, एक युग है, was a period of English and Scottish history। ठीक है, that coincide with the reign of James VI of Scotland, who also inherited the crown of England in 1603। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना एज जेम्स फर्स्ट। जो स्कॉटलैंड में जेम्स सिक्स थे वो इंग्लैंड में जेम्स फर्स्ट के नाम से राजगद्दी पर बैठे। तो जोकोबियन एज की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी और स्कॉटिश इतिहास की अवधि थी जो स्कॉटलैंड में जेम्स सिक्स के शासनकाल के साथ मेल खाती है, जिसमें 1603 में जेम्स फर्स्ट के रूप में जो है इंग्लैंड के ताज की विरासत के रूप में मिले थे। ओड क्या होता है, अब ओड के बारे में समझ लो भैया। ओड क्या है, एक लॉन्ग लिरिक पोइम होता है, एक लॉन्ग लिरिक पोइम होता है, सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलाबरेट इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर। तो ये सब किसकी विशेषताएं हैं, ओड की, एक संबोधन गीत की। ये क्या है, अ लॉन्ग लिरिक पोइम है, सीरियस इन सब्जेक्ट, एलिवेटेड इन स्टाइल, एलाबरेट इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर, और इट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। और ये क्या होता है, एक एड्रेस के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है टू अ ऑब्जेक्ट और पर्सन। ये तीन प्रकार के होते हैं, पिंडारिक, होरेशियन और इरेगुलर आर काइंड्स ऑफ ओड। ये तीनों क्या है, एक प्रकार के ओड हैं दोस्तों। 121 नंबर पे देखिएगा,
अगर हम 121 नंबर पे बात करें, एक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, ये भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। अ फैक्चुअल अकाउंट, सॉरी नॉट एक्चुअल, क्या है फैक्चुअल, अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एग्जामिन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट रिलेवेंट टू दी सब्जेक्ट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, तो ये बायोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, बायोग्राफी। अ फैक्चुअल अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ examine all available information and text relevant to the subject is called biography। क्या कहलाएगा भैया, बायोग्राफी। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझते रहिएगा भैया, समझना है इसको, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, किसी भी व्यक्ति के तथ्यात्मक विवरण यानी कि फैक्चुअल अकाउंट के विषय से संबंधित सभी उपलब्ध सूचनाओं और ग्रंथों की जांच करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, बोले आप बायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर एक कोई भी फैक्चुअल फैक्ट हो, सभी उपलब्ध जो सूचनाएं हो के विषय में संबंधित जो भी बुक लिखी जाती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, जीवनी कहा जाता है। और जो खुद के द्वारा ना लिखी गई हो, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी गई हो, और ये एक साहित्य का एक रूप है जिसे आमतौर पर जो है क्या कहा जाता है, कॉमनली कंसीडर्ड, आमतौर पर इसको कंसीडर किया जाता है नॉन फिक्शन, द सब्जेक्ट ऑफ विच द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जिसका विषय व्यक्ति का जीवन होता है उससे। चलो 122 नंबर पे दोस्तों देखना है, 122 नंबर पे क्या कहानी है। 122 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी, इनमें से कौन सी पास्टोरल एलिजी है, तो देखो ये तो हमारी पर्सनल एलिजी है, ध्यान रखिए। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड हमारी कैसी है, पर्सनल एलिजी है, इन मेमोरियम भी नहीं है, ठीक है, ड्यूनो एलिजी भी नहीं है। लेसिडस हमारी क्या है, इनमें से पास्टोरल एलिजी है। लेसिडस हमारी क्या है, पास्टोरल एलिजी है। तो लेसिडस इज अ पास्टोरल एलिजी जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन मिल्टन के द्वारा। और इसको कब लिखा गया था, 1637 में इसको लिखा गया था और 1638 में इसको पब्लिश कराया गया था, ठीक है। और इसको एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के, जो कि इनके दोस्त थे जॉन मिल्टन के ही, एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने इस एलिजी की रचना की। यूनिवर्सिटी फ्रेंड कह सकते हो, ठीक है। और इनके बचपन, जॉन मिल्टन के बचपन के दोस्त चार्ल्स ड्यूडेटी थे, ठीक है, उनके लिए भी उन्होंने एक एलिजी लिखी थी, ध्यान बनाए रखना। इसको 1637 में लिखा गया था, इंक्लूजिंग वॉल्यूम ऑफ एलिजीज पब्लिश्ड इन, और इसको पब्लिश किया गया था 1638 में, टू कमोमोरेट द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने लिखा था। एडवर्ड किंग कौन थे, ये जॉन मिल्टन के कंटेम्परेरी थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यानी कि जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे उसी समय इनके दोस्त बन गए थे एडवर्ड किंग, और उसी समय से इनके दोस्त थे। एडवर्ड किंग की जो मृत्यु हो जाती है वो डूबने से हो जाती है, शिपरेक इन अगस्त 1637 में। ये भी यूपी टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। अब आगे एक आज हम लोग 123 तक चलेंगे क्योंकि 15 लिटरेरी टर्म ही हमको डिस्कस करना है। अगला, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ पेटार्कन सोनेट। पेटार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, तो अब्बा अब्बा कड़े कड़े याद रखियो, ठीक है। ए बी, फिर से बी ए, फिर से ए, अब्बा हो गए, फिर से ए बी और फिर वी ए, अब्बा अब्बा सी डी ई सी डी ई, यानी कि सी डी ई कड़े कड़े सी डी ई, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, राइमिंग स्कीम होती है। तो ये पेटार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। राइम स्कीम ऑफ अ पेटार्कन सोनेट कौन सी होती है, ए बी ए बी बी ए सी डी ई। पेटार्कन सोनेट को हम इटालियन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। पेटार्कन सोनेट का एक दूसरा नाम है इटालियन सोनेट, इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इटालियन पोइट पेटार्क के नाम से ये पड़ा है। पेटार्कन सोनेट कंसिस्ट टू मेन पार्ट्स। पेटार्कन सोनेट में कितने, दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट 8 लाइन आर कॉल्ड ऑक्टेव, यानी कि जो पेटार्कन सोनेट होता है उसके दो भाग होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें 8 लाइनें होती हैं जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑक्टेव कहते हैं। और जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं, लास्ट की 6 लाइन्स जो होती हैं वो हमारी सस्टेट कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सस्टेट कहलाती हैं, ठीक है। तो ऑक्टेव और सस्टेट में ये क्या होती हैं, डिवाइड होती है, जिसमें ऑक्टेव की राइम स्कीम ये होती है और सस्टेट की राइम स्कीम कौन सी होती है, सीडीई। अगला,
अगर हम 124 की बात करें, हु कॉइन्ड द टर्म, ओके, डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी को किसने कॉइन किया है, डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी को किसने कॉइन किया है, आपको ये बताना है। डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी को किसने कॉइन किया है, तो वो है हमारे टी.एस. इलियट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। टी.एस. इलियट ने डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी को कॉइन किया है। देखेगा, यहां से पढ़ करके देख लो, ए सी ऑप्शन हमारा सही है। टी.एस. इलियट कॉइन्ड द टर्म, ओके, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, वहां पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, डिसएसोसिएशन सेंसिबिलिटी लिख गया, ऑफ गायब हो गया, तो यहां पे ऑफ बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, ऑफ टी.एस. इलियट। क्या लिखा है, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इस टर्म को कॉइन किसने किया, टी.एस. इलियट ने। और कौन से ऐसे कौन से निबंध में, द मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कि 1921 में, टू एक्सप्लेन द चेंज ऑफ अकॉर्ड इन इंग्लिश पोएट्री आफ्टर द हेडे of the metaphysical poets. The term refer to the way in which intellectual thought was separated from the experience of feeling in the 17th century poetry. तो आप समझ गए होंगे जो क्या है कि ये जो डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, इस टर्म को कॉइन करने वाले व्यक्ति कौन थे, टी.एस. इलियट, और कौन से मेटाफिजिकल पोइट में इसको कॉइन किया, बस यही तुम्हारे लिए जानना जरूरी है। बाकी कहीं कुछ भी पूछा जाने वाला टीजीटी में नहीं है भाई। अगला, ये फिर से लेक्चरर का एग्जाम है आपका 2020 में। आइडेंटिफाई द लिरिकल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। इट इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट्स, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड। तो इसमें कौन, ये 3 पार्ट में कौन डिवाइड होता है, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में, ये कौन होता है भैया, कौन होता है, ओड। ओड को डिवाइड किया जाता है, ठीक है, ओड जो होते हैं हमारे, पिंडायरे कोड होता है वो हमारा डिवाइड होता है, पिंडायरे कोड जो होता है वो हमारा डिवाइड होता है स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड में, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना, स्ट्रोफ, एंटी स्ट्रोफ और इपोड, ये 3 पार्ट होते हैं इसके। तो ओड जो है इज अ टाइप ऑफ लिरिकल स्टेंजा स्ट्रक्चर्ड इन 3 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से, नंबर 1 स्ट्रोफ, नंबर 2 एंटी स्ट्रोफी और नंबर 3 इपोड, ठीक है। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, 3 मेजर पार्ट्स। 126 की बात करें, 126 नंबर पे द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, एक टर्म आया है दोस्तों, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएटेड है नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो ये जो एसोसिएटेड है, ध्यान बनाए रखना, किससे, जॉन कीट से। किसने, जॉन कीट ने। तो जो टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी की अगर हम बात करें, इज एसोसिएटेड, संबंधित है, और ये किससे दोस्तों संबंधित है, जॉन कीट से। इट वाज फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय जॉन कीट, ये सबसे पहले जॉन कीट के द्वारा कॉइन किया गया था 1817 में। अबाउट द आर्टिस्ट एक्सेस ऑफ ट्रुथ विदाउट प्रेशर एंड फ्रेमवर्क ऑफ लॉजिक और साइंस। नेक्स्ट 127 नंबर पे बात करते हैं। 127 नंबर पे देखो, हीरोइक कपलेट बिकेम अ डोमिनेंट मीटर। जो हीरोइक कपलेट हमारा होता है उसमें एक डोमिनेंट मीटर इन द पोइट्री ऑफ, इन द पोइट्री ऑफ 127 में देखो ध्यान पूर्वक, एक एक चीज को अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि अभी समझ आना आपका जरूरी है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा होगा इसमें, देखो 127 का सी, हीरोइक कपलेट 127 का सी, सी 18th सेंचुरी। कौन सा होगा, 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। यहां पर समझिएगा, यहां पर समझिएगा अच्छे से। उन्होंने कहा हीरोइक कपलेट बिकेम अ डोमिनेंट मीटर इन पोएट्री। हीरोइक कपलेट में जो है बिकेम हो गया डोमिनेंट मीटर इन द पोएट्री, कब, 18th सेंचुरी में। द हीरोइक कपलेट इज पॉइनर्ड, और ये किसके द्वारा पॉइनर्ड किया गया था, जोफ्री चौसर के द्वारा। कौन से वर्क में, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में। किसमें, द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। और इनका दूसरा वर्क है कैंटरबरी टेल्स, इसमें सबसे पहले हीरोइक कपलेट का यूज किया गया था। एंड जनरली कंसिडर्ड हैव बीन परफेक्टेड बाय, और ये भी कंसिडर किया जाता है कि इसको परफेक्ट करने वाले जॉन ड्राइडन थे और अलेक्जेंडर पोप ने इन रेस्टोरेशन एज में, अर्ली 18th सेंचुरी रिस्पेक्टिवली।
ठीक है, तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगाइए और इनके नोट्स बनाते चलिएगा। The proposition the existence proceed okay essence is associated with the philosophy of, एक किसकी philosophy से associated है, तो जीन पॉल की philosophy से ये क्या है, associated है। ठीक है, 29 नंबर पे अगर हम बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग से डेट मोस्ट हेट्रियोजीनियस आइडियाज, मोस्ट हेट्रियोजीनियस आइडियाज वर योग्ड बाय वायलेंस टुगेदर बाय द मेटाफिजिकल पोइट्स, तो इसमें क्या होगा, डी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन सेज, सबसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं, क्या कहते हैं कि the most heterogeneous ideas were yoked by the violence together, okay, by the metaphysical poets in the, और किस में कहते हैं ये बात, the lives of poets in 1781 में। डॉक्टर जॉनसन mean that metaphysical poet like Donne does not talk about one thing in sequence, they talk about different things or different ideas at a time, एक ही समय में वो अलग अलग चीजों और अलग अलग विचारों में बातचीत कर सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब ही होता है बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग। डिकंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय, डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, जैकस डेरिडा के द्वारा, किसके द्वारा, जैकस डेरिडा के द्वारा। ध्यान बनाए रखना, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा है? हाँ ठीक है। डिकंस्ट्रक्शन वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच फिलोसोफर, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम था जैकस डेरिडा, और किसमें, इन हिज बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी, उसमें इसको जो है डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी को जैकस डेरिडा के द्वारा दिया गया था। जैकस डेरिडा जो है वो एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, फ्रांस के दार्शनिक हैं। पब्लिश्ड हुई थी इन फ्रांस 1967 में एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और इसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया था 1976 में। इन दिस बुक, इस पुस्तक में, ही एक्सप्लोर्स द इंटरप्ले बिटवीन लैंग्वेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, जिसके अंदर वो लैंग्वेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग को बेहतरीन तरीके से इंटरप्ले करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। और कंस्ट्रक्शन थ्योरी इज अ theory of literary analysis that opposes the assumptions of structuralism. Its primary purpose is to discern the relationship between text and meaning. ठीक है, तो ये थी कहानी आज की, और चलो 31 तक कर देते हैं, एक और आखिरी ले लो। 31 में क्या है, 31 में ध्यान दो, 31 में सोनेट फ्रॉम हैविंग 3 क्वार्टरेन, जो सोनेट होता है उसमें 3 क्वार्टरेन का मतलब 4-4 लाइनों के 3 स्टेंजा होंगे। ठीक है, 12 लाइनें हो गई। फॉलोड बाई आ राइम कपलेट, जिसमें एक कपलेट हो, कपलेट का मतलब 2 लाइनें, 12 और 2 कितनी हो गई, 14 लाइनें। बाद पॉपुलराइज्ड बाई, और ये किसके द्वारा पॉपुलर किया गया था, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर पॉपुलराइज्ड, फेमस किया सोनेट फॉर्म को। कौन सी सोनेट फॉर्म को, जिसमें 3 क्वार्टरेन यानी कि 3-4-4 लाइनों के स्टेंजा हो, और फॉलोड बाई बर राइम कपलेट, जिसमें एक दोहा लगा हुआ हो। ठीक है, 2 लाइनों का कपलेट हो। सोनेट इज अ शॉर्ट लिरिक 14 लाइन्स, सोनेट क्या होता है, एक छोटा सा गीत होता है जिसमें 14 लाइनें होती हैं विद अ वेरिएबल राइम स्कीम। ठीक है, तो ये थी कहानी आज की, और ये तुम्हारे 15 लिटरेरी टर्म हमने डिस्कस कर लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी हम लोग अगले वीडियो में, यानी कि ये 9वीं वीडियो है लिटरेरी टर्म के ऊपर, 9वीं वीडियो है, 10वें वीडियो में हम इसी तरीके से 15-15 करके आपको 400-450 लिटरेरी टर्म कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।